Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Adnan Ali Shahzad is here. This lecture is for the students of Economic Analysis in MBA 3.5 second semester. In the last lecture, we have studied the price elasticity of demand and three methods to measure the price elasticity of demand: percentage method, total revenue method, and mathematical or formula method. Today we will discuss the determinants of price elasticity of demand, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand. In the last lecture, we have studied the price elasticity of demand. Basically, price elasticity of demand measures the responsiveness change in quantity demand as a result of change in the price level. Or you can say that how much change will be observed in the quantity demand as a result of change in the price level. It will be measured by the price elasticity of demand. There are different determinants of price elasticity of demand. First one is substitutability. We have also studied that price elasticity of demand may be elastic, may be inelastic, and may be unitary elastic. These determinants explain this nature of price elasticity of demand, whether it is more elastic, whether it is less elastic or inelastic. So first determinant is substitutability. Substitutes क्या होते हैं? सब्सिट्यूट बेसिकली अगर हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज के मुतबादल में कोई और गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ कर लेते हैं उसको हम सब्सिट्यूट बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, पेप्सी एंड कोक आर सब्सिट्यूट ऑफ ईच अदर. अगर आप परचेज़ करने जाते हैं, अगर आपको पेप्सी नहीं मिलती, आप कोका कोला परचेज़ कर लेते हैं, उसके मुतबादल में यूज़ कर सकते हैं. दीज आर सब्सिट्यूट ऑफ ईच अदर. So the goods and services which have more substitute available, their demand will be more elastic. जिनके ज़्यादा सब्सिट्यूट अवेलेबल होंगे उनकी डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक होगी. कैसे? देखें, सब्सिट्यूट ज़्यादा अवेलेबल है तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड ज़्यादा अफेक्ट होगी. अगर प्राइस कम हो जाती है तो सब्सिट्यूट वाले कस्टमर भी सारे उधर आएंगे, डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा. चेंज इन demand, change in quantity demand will be greater than the change in the price level. So the demand will be more elastic. In the same way, अगर price level rise हो जाती है तो सब्सिट्यूट अवेलेबल है तो कस्टमर जो है उनके सब्सिट्यूट को चूज़ करना शुरू कर देंगे, तो डिमांड में क्वांटिटी डिमांड में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी, प्राइस से ज़्यादा कमी आ जाएगी. सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विल बी ग्रेटर देन चेंज इन द प्राइस लेवल, सो इट विल बी मोर इलास्टिक. सो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिनके मार्केट में ज़्यादा सब्सिट्यूट अवेलेबल हैं उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होगी, क्योंकि उनकी क्वांटिटी डिमांड इज़ मोर सेंसिटिव टू द प्राइस लेवल. उनकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो प्राइस लेवल के साथ ज़्यादा सेंसिटिव होगी. प्राइस लेवल के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा चेंज होगी. क्यों? क्योंकि मार्केट में सब्सिट्यूट अवेलेबल है. एंड दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच हैव लेस सब्सिट्यूट अवेलेबल, देयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस इलास्टिक. जिनके जितने कम जो है वो सब्सिट्यूट अवेलेबल होंगे उतनी ही डिमांड इन इलास्टिक होगी. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पेट्रोल के बहुत कम सब्सिट्यूट हैं या है नहीं है तो उसकी डिमांड जो है वो इनलास्टिक होगी. प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज नहीं होगी या कम होगी. सो डिमांड विल बी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक.
So those goods and services which have more substitute, their elasticity of demand is greater than 1 or more elastic. And those goods and services which have less substitute available, their elasticity of demand will be less elastic. Second determinant of price elasticity of demand is proportion of income. वो गुड्स एंड सर्विसेज जिन पे हमारी इनकम का मेजर प्रपोर्शन स्पेंड होता है, दिस में बी हाई प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होगी. एंड दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच कंज्यूम लेस प्रपोर्शन ऑफ आवर इनकम, देयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस इलास्टिक. हम अपनी इनकम का मेजर प्रपोर्शन जो है वो जिन गुड्स एंड सर्विसेज पे, मतलब हाई प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रिज है, एसी है, मोटरसाइकिल है, जिन पे स्पेंड करते हैं, उनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक होगी. प्राइस के चेंज होने से डिमांड ज़्यादा अफेक्ट होगी. और जिन गुड्स एंड सर्विसेज पे हम अपनी इनकम का कम प्रपोर्शन स्पेंड करते हैं, लेट्स से कि फूड आइटम्स हैं, उन पे, तो उनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक होगी. प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा. सो दोज गुड्स एंड सर्विसेज जिन पे हम अपनी इनकम का मेजर प्रपोर्शन स्पेंड करते हैं, देयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इलास्टिक. एंड दोज गुड्स एंड सर्विसेज जिन पे हम अपनी इनकम का जो है वो लेस प्रपोर्शन स्पेंड करते हैं, देयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक. द थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लग्जरीज वर्सेज नेसेसिटीज. लग्जरीज आइटम्स, फॉर एग्जांपल आप किसी टूर पे जाते हैं, कोई ज्वेलरी पे स्पेंडिंग है, कोई गाड़ी वगैरह परचेज करनी है, देयर डिमांड विल बी more sensitive to the price level. It means their demand will be more elastic. प्राइस लेवल के चेंज होने से डिमांड, क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज़्यादा चेंज होगी. देयर क्वांटिटी डिमांड इज मोर सेंसिटिव टू द प्राइस लेवल. ऑन द अदर हैंड, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे फूड आइटम्स हैं, रोटी है, 6 की मिले, 7 की मिले, 8 की मिले, डिमांड पे इतना अफेक्ट नहीं होगा. सो देयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देयर डिमांड विल बी लेस इलास्टिक. देयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक. सो लग्जरीज वर्सेज नेसेसिटीज, जो लग्जरीज आइटम्स हैं उनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक होगी. प्राइस लेवल के चेंज होने से डिमांड ज़्यादा चेंज होगी. क्वांटिटी डिमांड विल बी मोर सेंसिटिव टू द प्राइस लेवल. एंड ऑन द अदर हैंड, जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं उनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक होगी. यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, इन इलास्टिक डिमांड होगी. बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, फूड आइटम, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक. थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइम पीरियड. बाज़ औक़ात प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करती है. क्वांटिटी डिमांड जो है वो प्राइस के चेंज होने से फौरी रिस्पॉन्ड नहीं करते. मीन्स शॉर्ट टर्म में उनकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उन सेम कमोडिटीज़ की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इलास्टिक हो जाती है. फॉर एग्जांपल, बीफ की प्राइस जो है वो चेंज हो जाती है. तो चूँकि आप वो हैबिट है, आप यूज़ कर रहे हैं, तो शायद आप उसकी डिमांड फौरी तौर पर उसकी डिमांड चेंज ना करें. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जो है वो चिकन पे कन्वर्ट होते जाएं. विद द पैसेज ऑफ टाइम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर बीफ विल बी कन्वर्टेड टू इलास्टिक डिमांड.
इन द सेम वे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, आप शॉर्ट टर्म में जो है उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, लेकिन आप उसकी डिमांड चेंज करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा चेंज नहीं करते प्राइस के रिस्पॉन्ड में। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप अपने गाड़ी की कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन को कम करना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग टर्म में जो उसकी डिमांड होगी वो मोर इलास्टिक होती जाएगी। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो टाइम के लिहाज से भी वेरी करती है। बाद औक़ात आप शॉर्ट टर्म में जो है वो जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते, लॉन्ग टर्म में आप आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्ड करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो इन इलास्टिक होती है, और जो कि लॉन्ग रन में जो है वो इलास्टिक डिमांड हो जाती है। सो these were the determinants of price elasticity of demand। बेसिकली हम इनको इकोनॉमिक्स में जो है या बिजनेस में कैसे डिटर्मिनेंट्स को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यूज़ करते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे अप्लाई होता है ये। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्सेस लगाने हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो उन गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्सेस लगाएगी जिनकी डिमांड इन इलास्टिक है, उन पे ज़्यादा टैक्स लगाएगी, और जिनकी डिमांड मोर इलास्टिक है उन पे कम टैक्स लगाएगी। क्यों? वजह क्या है? पॉलिसी है ना। वजह क्या है इसकी होगी? क्योंकि जिनकी डिमांड मोर इलास्टिक होगी, जिनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक होगी, उनकी प्राइस चेंज होने से डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होगी। प्राइस अगर इंक्रीज़ होती, टैक्स लगाने से ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज़ होगी, तो टैक्स लगाने से प्राइस इंक्रीज़ होगी तो डिमांड उसको ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी। क्योंकि मोर इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड इज़ मोर सेंसिटिव टू द प्राइस लेवल। तो जब प्राइस लेवल में इजाफा होगा ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेस, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज़्यादा फॉल करेगी। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो, या गवर्नमेंट क्या करेगी, वो जो जिन गुड्स एंड सर्विसेज की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक है उन पे कम टैक्स लगाएगी, और जिन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड लेस इलास्टिक है उन पे ज़्यादा टैक्स लगाएगी। क्यों? क्योंकि जो लेस इलास्टिक गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है देयर क्वांटिटी डिमांड इज़ लेस सेंसिटिव टू द प्राइस लेवल। वो प्राइस लेवल के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आती। प्राइस लेवल के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कोई ज़्यादा विजिबल चेंज नहीं आती। तो अगर इन इलास्टिक कमोडिटीज़ पे टैक्स लगाया जाएगा, प्राइस में इजाफा होगा, तो क्वांटिटी डिमांड में कोई खासा चेंज नहीं ऑब्जर्व करने में आएगा। सो इन इलास्टिक, जिन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इन इलास्टिक है उन पे ज़्यादा टैक्स लगाएगी। तो इस तरीके से जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है हम जो है डेली लाइफ में जो है वो एप्लीकेबल बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था वो था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड दिस इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Income elasticity of demand measures the responsiveness change in demand as a result of change in income of the consumer. Let's compare it with the price elasticity of demand. Price elasticity of demand measures the responsiveness change in quantity demand as a result of change in the price level. Price level की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आती है उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये है कि इनकम की वजह से, कंज्यूमर की इनकम की वजह से जो डिमांड में चेंज आती है, इट विल बी मेजर्ड बाय इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंज्यूमर की इनकम की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आती है इसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। In other words, you can say that income elasticity of demand measures the degree to which consumer respond to a change in their incomes by buying more or less of a particular goods। इनकम चेंज होती है, इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो उससे उसकी बाइंग पावर पे, परचेजिंग पावर पे, जो कि डिमांड
जो कि डिमांड है, डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है, कितना इफेक्ट होता है, इट विल बी मेजर्ड बाय इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो यू कैन मेजर इट एज द फॉलोइंग फार्मूला, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EY, करेक्शन कर लीजिएगा, EY, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी divided by percentage change in income of the consumer. So you can say that elasticity of demand is equal to delta Q over Q into Y over delta Y. Y is a symbol of income. So इस फार्मूला से जो है वो आप इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं. इट मे बी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी मोर इलास्टिक, income elasticity of demand may be less elastic, or income elasticity of demand may be unitarily elastic. If demand is more sensitive to the change in income, if demand is more sensitive to the change in income, it will be considered as a more elastic demand. In the same way, if demand is less sensitive to the change in income, if demand is less sensitive to the change in income, this will be less elastic demand, or you can say that income elasticity of demand lesser than 1. If change in demand is equal to the change in income, it will be considered as the income elasticity of demand equal to 1. दोबारा बोलता हूँ एक, if demand is more sensitive to the change in income, demand is more sensitive to the change in income, then income elasticity of demand is greater than 1. In addition, income elasticity of demand may be negative and may be positive. Feel the difference with the previously discussed price elasticity of demand. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते थे, हम एब्सोल्यूट वैल्यू को लेते थे देखने के लिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, लेसर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, एब्सोल्यूट वैल्यू को लेते थे. यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं लेंगे. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, जबकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो तो होती ही नेगेटिव है, हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को लेते हैं. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव. फॉर नॉर्मल गुड्स और सुपीरियर गुड्स, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स और सुपीरियर गुड्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. मतलब कंज्यूमर की इनकम में इजाफा होता है, कंज्यूमर की इनकम में इजाफा होता है तो वो नॉर्मल और सुपीरियर, नॉर्मल गुड्स या कह लें आप सुपीरियर गुड्स को ज़्यादा परचेज करेगा, बाइंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, परचेजिंग पावर ज़्यादा परचेज करेगा. कंज्यूमर की इनकम फॉल कर जाती है, वो नॉर्मल गुड्स या सुपीरियर गुड्स को कम परचेज करेगा. सो द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स और सुपीरियर गुड्स इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद द इनकम. इनकम अगर इंक्रीज होगी तो आप नॉर्मल गुड्स को ज़्यादा परचेज करेंगे, इनकम अगर कम होगी तो आप नॉर्मल गुड्स को कम परचेज करेंगे. सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑन द अदर हैंड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स इज ऑलवेज नेगेटिव. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स इज ऑलवेज नेगेटिव. अब देखें, आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्या इन्फीरियर गुड्स को ज़्यादा मिकदार में परचेज करेंगे? नो, नेवर नेवर. आप इन्फीरियर गुड्स को पहले से भी कम मिकदार में परचेज करेंगे. इनकम बढ़ने से द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स विल स्टार्ट टू डिक्लाइन, और इनकम कम होने से द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स स्टार्ट्स टू राइज. इनकम कम होगी तो आप इन्फीरियर गुड्स को ज़्यादा प्रेफर करोगे, इनकम ज़्यादा होगी तो आप इन्फीरियर गुड्स को कम मिकदार में परचेज करोगे.
So the demand for inferior goods is always negative. आप कोई सी भी एग्जांपल लेके इनकम इन दोनों के लिए प्रीवियसली डिस्कस फार्मूला में प्लग करके आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. इट मे बी मोर इलास्टिक, इट मे बी लेस इलास्टिक. हाँ, इसमें जो है वो आप साइन को इग्नोर नहीं करेंगे. अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो इट मीन्स कि वो इन्फीरियर गुड्स हैं. अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो वो नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स हैं. और अगर वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 1 आएगी तो मोर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर इलास्टिक होगी. और अगर वैल्यू लेसर दैन 1 आएगी तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेसर दैन 1 और इन इलास्टिक डिमांड होगी. और अगर इक्वल टू 1 आएगी तो हम उसे यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे. नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Cross elasticity of demand basically measures the responsiveness change in demand of one commodity as a result of change in price of another commodity. किसी एक कमोडिटी की डिमांड में चेंज आए किसी दूसरी कमोडिटी की प्राइस की वजह से, इट विल बी मेजर्ड बाय क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the responsiveness change in demand of one commodity as a result of change in price of another commodity. किसी और कमोडिटी की प्राइस चेंज होने की वजह से किसी एक कमोडिटी की डिमांड चेंज हो जाए, इट विल बी मेजर्ड बाय क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, देर आर टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई. देर आर टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई. वाई की प्राइस चेंज होने से एक्स की डिमांड चेंज हो जाए तो y की प्राइस चेंज होने से x की डिमांड कितनी चेंज होती है, इट विल बी मेजर्ड बाय क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. लेट्स से देयर आर टू गुड्स एंड सर्विसेज, टू गुड्स x एंड y. तो y गुड की प्राइस चेंज होने से x गुड की कितनी डिमांड चेंज होती है, इट विल बी मेजर्ड बाय क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EC बोलेंगे हम, यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा. EC इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स. परसेंटेज चेंज इन डिमांड यहाँ पे लिखेंगे, क्वांटिटी नहीं लिखेंगे, बिकॉज क्वांटिटी डिमांड इज ओनली अफेक्टेड बाय द प्राइस लेवल ऑफ दैट कमोडिटी while demand is affected by other factors. So percentage change in demand of commodity X divided by percentage change in price of commodity Y. So Y की प्राइस की वजह से X की डिमांड कितनी चेंज होती है, इस फार्मूले से जो है वो मेजर हो जाएगा. सो EC क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा QX ओवर QX. दैट इज द proportionate change or percentage change in quantity demand of commodity X into Py over delta Py over delta Py. This shows the inverse percentage change in the price of commodity Y. तो इस तरीके से हम जो है वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर और इसमें भी जो है हम नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करेंगे. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी ग्रेटर देन 1, मे बी लेसर देन 1 एंड मे बी इक्वल टू 1 एंड इट आल्सो मे बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड ज़ीरो एज वेल. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड इज ऑलवेज पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स द गुड्स एंड सर्विसेज विच वी कैन यूज इन रिप्लेस ऑफ ईच अदर. एक की जगह हम दूसरे को इस्तेमाल कर लें, वो हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का. मैंने एग्जांपल दी थी पेप्सी एंड कोक, उसी को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स से पेप्सी एंड कोक बोथ आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं ना, कह सकते हैं. मार्केट जाते हैं आप, घर में मेहमान आए, आप मार्केट जाते हैं कोक लेने उसके लिए, अब कोक नहीं मिलती, क्या वापस आ जाते हैं?
कि नहीं कोक नहीं मिली, आ जाओ वापस है। और जिसने ना पिलानी हो वो वापस आ जाता है, जिसने पिलानी हो तो वो फिर पेप्सी लेके आ जाता है। सो अगर लेके आ जाता है इट मीन्स दीज आर सब्सिट्यूट ऑफ ईच अदर। पेप्सी की प्राइस में इजाफा हो, लेट्स से देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेप्सी। पेप्सी की प्राइस में इजाफा होने से कोका कोला की डिमांड, बताएं भाई, पेप्सी की प्राइस में इजाफा होने से कोका कोला की डिमांड में इजाफा हो जाएगा। चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड चेंज इन डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। जबकि कोक की प्राइस वही रही है, अब कोक की डिमांड इंक्रीज हो गई है। किस वजह से इंक्रीज हुई है? पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उसके कस्टमर उधर जाना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही है ना। इन द सेम वे अगर पेप्सी की प्राइस कम हो जाती है तो कोका कोला की डिमांड कम हो जाएगी। पेप्सी की प्राइस कम हो जाती है तो कोका कोला की डिमांड कम हो जाएगी। सो द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्सिट्यूट गुड्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। सब्सिट्यूट गुड्स के लिए पॉजिटिव है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी जो लास्ट में हमने फार्मूला दिया है, अगर उसके आंसर में उसका आंसर पॉजिटिव में आता है तो इट मीन्स दीज गुड्स आर सब्सिट्यूट ऑफ ईच अदर, एक्स एंड वाई आर सब्सिट्यूट ऑफ ईच अदर। हमारे पास दो गुड्स हैं, उनकी प्राइस डिमांड वगैरह है मौजूद। आप इस फार्मूले में प्लग करें, अगर आंसर पॉजिटिव में आता है इट मीन्स दीज गुड्स आर सब्सिट्यूट ऑफ ईच अदर। क्योंकि एक की प्राइस इंक्रीज होने से, पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होने से कोका कोला की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, पेप्सी की प्राइस डिक्रीज होने से कोका कोला की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। सो द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्सिट्यूट गुड्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। In the same way, the cross elasticity of demand for complementary goods is always negative. The cross elasticity of demand for complementary goods is always negative. Complementary goods कौन सी होती हैं? Simply, joint demanded goods are called complementary goods. Joint demanded goods are called complementary goods. जिनको इकट्ठे आप डिमांड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैट एंड बॉल, रैकेट एंड शटल, पेन एंड इंक, दीज आर कंप्लीमेंट्री गुड्स। कार एंड पेट्रोल। अब देखें, इस इंक की प्राइस बढ़ने से पेन की डिमांड कम हो जाएगी। इंक की प्राइस बढ़ने से पेन एंड इंक आर कंप्लीमेंट्री गुड्स, ज्वाइंट डिमांडेड गुड्स। इंक की प्राइस बढ़ने से पेन की डिमांड कम हो जाएगी। पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड कम हो जाएगी, या कार की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। दोनों ज्वाइंट डिमांडेड गुड्स हैं। कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर आप कह लें। सीमेंट की प्राइस बढ़ने से कंस्ट्रक्शन की डिमांड कम हो जाएगी, कम कर बनेगी। सो कंप्लीमेंट्री गुड्स, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कंप्लीमेंट्री गुड्स इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिवली इंपैक्ट करता है अपनी कंप्लीमेंट्री गुड्स को। तो अगर एक्स एंड वाई की वैल्यूज प्लग करते हैं प्रीवियसली डिस्कस फार्मूला में और आंसर नेगेटिव में आता है, so you can conclude that these x and y commodities are complementary goods or joint demanded goods. And if cross elasticity of demand is zero or near to zero, then you can say that these are independent goods, or you can say that not related to each other. अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो के करीब आ जाती है या जीरो आ जाती है तो आप कह सकते हैं ये दोनों गुड्स एंड सर्विसेज आपस में रिलेटेड नहीं है। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव एंड मे बी नियर टू जीरो, एंड इफ इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 you can say that cross elasticity of demand is more elastic, and if its value is lesser than 1 then you can say that cross elasticity of demand
is inelastic. And if its value is equal to 1, you can say that cross elasticity of demand is unitary elastic, and it is also may be negative, positive, and 0. Cross elasticity of demand is positive in case of substitute goods. Cross elasticity of demand is negative in case of complementary goods, and cross elasticity of demand is 0 in case of independent goods. These are the overall cases. You can see that cross elasticity of demand is positive when goods are substitute of each other. Cross elasticity of demand is negative when both goods x and y are complements of each other. And income elasticity of demand is positive when goods are normal or superior, and cross and income elasticity of demand is negative in case of inferior goods. Here lecture is over. You can further read from the book of economics by McConnell, Brew and Flynn, chapter 6, elasticity, consumer surplus and producer surplus. You can also put your queries in comments, and you can also come online on Zoom, or you can also email your queries, or WhatsApp. Please use WhatsApp and Zoom to contact me at the time of lectures as mentioned in the timetable. Thank you so much, students. Allah Hafiz.